हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम इन्वेंट्रीज पे थे और हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या देखा था, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज में हमने पढ़ा था दैट इन्वेंट्रीज पहले तो होती क्या है। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एज पर AS2। यस, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो बोलता है इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम हो, या तो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब हमने उसमें डिस्कस किया था कि कॉस्ट पहले तो ये देख लेते कि इन्वेंट्रीज क्या थी। तो हमने कहा था कि इन्वेंट्रीज या तो ट्रेडिंग के एंगल से बात करें तो दोज गुड्स विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका बिजनेस ही है कि रोज वो गुड्स को रखता है, उन गुड्स को ट्रेडिंग के लिए मतलब बेचने के लिए अगर वो गुड्स आपके पास है तो वो आपके क्या है, इन्वेंट्रीज है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्रीज कैन ऑल्सो बी ऑफ रॉ मटेरियल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, बेसिकली जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज अप हो जाए तो वहां रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके साथ हमने कहा था कि कुछ कंज्यूमेबल्स, कुछ स्टोर्स एंड सप्लाईज, वो सब चीजें भी ऐसी होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान कंज्यूम हो जाती है, भले डायरेक्टली आउटपुट में आती हो या ना आती हो, बट उन्हें भी हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज में ही ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद और हमने क्या डिस्कस किया था, तो वी डिस्कस दैट इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट, और हमने फिर बात की थी कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी। तो हमने मेंशन किया था, देखिए वी सेड दैट कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर हमने कहा था कि वो सभी खर्चे जो गोडाउन तक लाने के लिए लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ पहले तो परचेज प्राइस है वो, उसमें से अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, और उसके अलावा और सब जो एक्सपेंसेस आपको लगे, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा है, आपको कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे हैं, आपको कोई और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लगे हैं, तो वो सब आप कॉस्ट में क्या करते हो, ऐड। फिर हमने वहां बात की थी कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर लेबर लगा होगा, तो अगर कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब दुनिया भर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं। देन हमने उसके बाद से और क्या डिस्कस किया था, हमने अदर कॉस्ट बोला था कि अगर कोई बाइंग कमीशन देना पड़ा, स्पेशली कोई खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस हमको देना पड़ा, तो वो सब भी आप परचेज प्राइस में ऐड करते हो। और कुछ चीजें जो एक्सक्लूड करनी है, तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक्सक्लूजन में एक तो कुछ अबनॉर्मल आइटम्स आप एक्सक्लूड करोगे। स्टोरेज कॉस्ट, गुड्स को स्टोर करने के खर्चे को कॉस्ट में ही ऐड नहीं करते, मतलब उसको परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहाँ पे एक और चीज आ सकती है जो मैं आपको पहले बताना भूल के, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट। आपने लोन लेके रखा है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आपके कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि ये मैंने लोन तो गुड्स खरीदने के लिए लिया था, बराबर है, गुड्स खरीदने के लिया था, दे आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बट वो गुड्स के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, और गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक निकालना जरूरी क्यों है, तो देखिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था कि हम अभी इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, दिस क्लोजिंग स्टॉक इट इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट कि ये क्लोजिंग स्टॉक सही निकले, क्योंकि दिस क्लोजिंग स्टॉक विल डिपेंड हाउ व्हाट द इनकम विल कम। आज इसके ऊपर अपन बात करेंगे। पहले जो मैंने फीफो लीफ और वेटेड एवरेज आपको बताया था वो डिस्कस करूंगे ना, देन आई कम ऑन टू दिस पॉइंट के सही स्टॉक की वैल्यू निकालनी क्यों जरूरी है। जबकि मैंने आपको ये बताया था कि नाउ दिस इज वन एरिया के जहां सबसे ज्यादा झोलझाल हो सकता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक एक एस्टिमेट पे होता है, कॉस्ट वॉस्ट एड वैड करके, मतलब काफी चीजें आती है उसके अंदर। बट हम डिस्कस करेंगे कि सही निकालना क्यों जरूरी है, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हमने बात की थी फीफो के बारे में। वे भी सेट के फीफो में होता क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड सबसे पहले अंदर आए वो गुड सबसे पहले बाहर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लीफो। लीफो में क्या हो रहा था, जो लास्ट गुड्स अंदर आ रहे थे वो सबसे पहले बाहर जा रहे थे। फीफो और लीफो भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, और मैंने आप लोग को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 भी कहा था कि आप करोगे। आई होप आप लोगों ने किया होगा। इसके ऊपर भी ये सेकंड वाला क्वेश्चन में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो एक थर्ड मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू, पहले मैं वेटेड एवरेज बता देती हूँ, फिर मैं आपको सिंपल एवरेज के बारे में बता दूंगी। सो अब यही सेम क्वेश्चन हम वेटेड एवरेज मेथड से भी करेंगे। अगेन आपका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए कि वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है। तो पहले तो मैं स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि इन केस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, देखिए जैसे मैंने आपको फीफो में यहाँ डायग्राम बताया था, मैंने आपको कहा था कि ये गुड्स पहले अंदर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गुड्स पहले अंदर आए और जो पहले आए वही पहले बाहर गए, राइट। फिर मैंने लीफो में आपको बताया था कि गुड्स पहले अंदर आए 1 2 3 4 5
6, 7, 8, बट जो लास्ट में अंदर है वो पहले बाहर जाते हैं, तो बाहर कैसे जाते हैं 8, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, अब वेटेड एवरेज मेथड जब हम बात करेंगे, सो वेटेड एवरेज मेथड, if you are following weighted average method, what are these all are different methods to value inventory। उसको हम लिख के लेंगे। मैंने आपको कहा था कि पहले एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाए, फिर मैं आज इसकी थ्योरी अच्छे से बताने वाली हूँ। सो वेटेड एवरेज मेथड में क्या हो रहा है कि यू डू नॉट बाइफरकेट द गुड्स एज ओल्ड और रिसेंट। जैसे कि अगर सपोज ये स्टोर हाउस है, अपना वेयर हाउस है, और ये अपना स्टोर कीपर है, चलो ये एक डोर अंदर आने का, एक डोर बाहर आने का, वैसे भी बता दूं तो बस गुड्स आते जाते हैं, स्टोर कीपर रखते जाता है, स्टोर कीपर रखते जाता है। वो कुछ मार्क नहीं करता कि उसने पहला कौन सा रखा, बाद में कौन सा रखा, और जो भी लेने आया गुड्स वो कोई भी दे देता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि वेटेड एवरेज के केस में हमने ऐसा कुछ नोटिस ही नहीं किया कि कौन से गुड्स अंदर पहले आए, कौन से पहले बाहर गए, कुछ नहीं, सब गुड्स सेम है, कोई भी अंदर आ रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। तो ऐसे केस में वैल्यूएशन कैसी होगी गुड्स की वो देखते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में व्हाट विल हैपन कि गुड्स को ऐसे हम अलग बाइफरकेट ही नहीं करते, एक सिंगल प्राइस हम गुड्स का रखते हैं। वो कैसे रखते हैं देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है, साथ में ही करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी ऑन 31 जनवरी 18। पहले 2018 जनवरी 1 में ओपनिंग स्टॉक था, तो ये तो मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 18 ओपनिंग स्टॉक था। आप सिंपली लिख देंगे तो रिसीट में कुछ नहीं आएगा, इश्यू में कुछ नहीं आएगा, और बैलेंस इसमें आ जाएंगे 200 पीसेस इंटू 2 विच इज 400। ओके, और इसमें सबसे पहले इशू हुआ है सेकंड को 150 पीस इशू हुआ, तो 2 जनवरी 18। अब यहाँ पे भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 150 पीस इशू है। अभी कितने के गुड्स हमारे पास है @2, तो वही इशू हो जाएंगे 150 इंटू 2 विच इज 300। ठीक है, और हमारे पास बचे 50 यूनिट्स ऑफ ₹2 विच इज 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकंड के बाद जब मैंने 4th को गुड्स खरीदे 100 इंटू 2.2, अब ध्यान दीजिए 100 इंटू 2.2 आपने गुड्स खरीदे। ठीक है, सो 4 जनवरी 18 गुड्स आर परचेज 100 into 2.2 which is 220. Now what happens in case of weighted average method, goods को अलग से bifurcate नहीं किया जाता। तो बैलेंस में कैसे लिखा जाता है, बैलेंस इज लाइक दिस, ये 100 और ये 50 मिला के कितना अमाउंट आ गया, कितने यूनिट्स आ गए 150, और अमाउंट कितना होगा देखिए, अमाउंट के लिए ये 220 और ये 100, 220 एंड 100 इज हाउ मच 320। अच्छे से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कहा गुड्स में मुझे कोई बाइफरकेशन, मेरा वेयरहाउस, मेरा स्टोर कीपर ये ध्यान ही नहीं रखता है कि कौन से गुड्स आ रहे हैं, कौन से बाहर जा रहा है। वो तो अपने हिसाब से जमाते रहता है और फिर उसके हिसाब से वो इशू करते रहता है गुड्स। तो यहाँ पे हम गुड्स को बाइफरकेट करते ही नहीं ना। इन दैट केस यूनिट्स हमारे पास टोटल कितने बचे वो उसको पता होता है 150, और उसका टोटल अमाउंट कितना है 220 प्लस 100 320। ठीक है, तो आप रेट कैसे निकालोगे, आप करोगे, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, 320 अपॉन 150 कितना आ रहा है करिए, 320 अपॉन 150 विच कम्स टू 2.13। इसको थोड़ा आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2.13। ठीक है, तो 4 जनवरी 18, देन 4th के बाद आया 7, इशू हुआ 100 पीसेस। तो अब आपको इशू में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों 100 पीसेस है। ओके, 100 कितने में इशू होंगे, रेट ही 2.13 चल रहा है, तो 100 इंटू 2.13 इज 213। अब कितने गुड्स बचे हमारे पास 50 इंटू 2.13। अब देखिए यहाँ पे मैं 50 इंटू 2.13 करने से बेहतर 320 माइनस 213 करूंगी, सो दैट इट्स करेक्ट आंसर 107। वैसे आप 50 इंटू 2.13 कर देते तो कुछ 6 आ जाता, 106.5 विच इज नथिंग बट 107। तो वील ट्राई एंड राउंड इट ऑफ और नंबर्स में मिस्टेक नहीं हो जाए। ठीक है, देन 7th के बाद वापस 10th को परचेज किया 150 एट द रेट ऑफ 2.4। तो 10 जनवरी 18 फिर परचेज किया हमने कितना 150 इंटू 2.4, 150 इंटू 2.4 विच इज 360 आया। ठीक है, अगेन आपके पास अब वेयरहाउस में गुड्स कितने हैं, तो देखिए वेयरहाउस में जो गुड्स है उसकी अमाउंट कितनी है पहले ये देख लेते हैं। 360 प्लस 107 इज
467, ओके। अच्छा, और उसके क्वांटिटी कितनी है वो डिस्कस कर लें। तो क्वांटिटी है 50 हमारे पास बची हुई थी और 150, दैट गिव्स यू हाउ मच, दैट गिव्स यू अस 200। तो हमारे पास 200 यूनिट्स है जिसका टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू है 467। तो अब हमारा रेट कैसे निकलेगा, 467 अपॉन 200 विच इज इक्वल टू 2.335। तो 2.335 को भी अपन 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर लेते हैं, इट विल बिकम 2.34। ओके, थोड़ा राउंड ऑफ आप कर सकते हो अपने हिसाब से, 2.34। अब देखिए 10, 11, 18 के बाद 12th को फिर इशू किया 180 पीसेस। 12, 11, 18, 12, 11 नहीं था, इट वॉज 12, 1, 12, 1, 18, वी वर इशूइंग 180 पीसेस। 180 pieces at the rate of 2.34. How much do we get? 180 into 2.34. We get 42,421. अब हमारे पास कितने बचे, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.34, और माइनस करके देख लो, माइनस 467 आ जाएगा 46। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20th को फिर परचेस किया 180 एट द रेट 2.5। 20 जनवरी 18 हमने फिर परचेज किया 180 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.5 विच इज 450। तो हमारे पास फाइनल कितने क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, तो देखिए 180 प्लस 20 गिव्स मी 200। देन उसकी अमाउंट कितना है, उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू इज 450 प्लस 46 विच इज 496 and 496 upon 200 is 496 upon 200 equal to 2.48. Okay, so this is your actual closing stock. So this is our closing stock, 200 units at the and the amount is 496. ये हम इसका टोटल करते थे और उसको परचेजेस बोला जाता था, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ से मिलता था, COGS। इसका टोटल करेंगे इश्यूज का तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो आप समझे वेटेड एवरेज प्राइस में हमने क्या किया, हमने क्वांटिटीज लेते गए, क्वांटिटीज को ऐड किया, अमाउंट को ऐड किया, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके हमें रेट मिलता गया, उस रेट पे हम इशू करते गए, दैट इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब आप अच्छे से अब देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया, अब मेरी बात को गौर से सुनिए। आपने फीफो में ये देखा, फीफो में क्या हो रहा था, गुड्स विच कम्स फर्स्ट गोज फर्स्ट, पहले जो गुड्स अंदर आए वो गुड्स पहले चले गए। तो डोंट यू थिंक कि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ द रीसेंट प्रोडक्ट, राइट, इज ऑफ रीसेंट परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक किसके बना हुआ है, रीसेंट परचेज से बना हुआ है। वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट लीफो, लीफो में क्या होता था, लास्ट में जो गुड्स अंदर आते थे वो पहले बाहर जाते थे। तो इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ओल्ड क्वांटिटीज, पहले की ओल्ड क्वांटिटीज जो परचेज करके रखी है जनरली उसका होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज में तो ऐसा कोई बाइफिकेशन किया ही नहीं उन्होंने करंट गुड्स और लास्ट वाले गुड्स का। ठीक है, तो पहले तो एक बार बता दूं कि फीफो में अब इन केस ऑफ इन्फ्लेशन विच इज वेरी कॉमन, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब गुड्स की प्राइस हमेशा बढ़ते जा रही है, मतलब एवरी टाइम यू परचेज ना उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। तो सपोज पहले आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट मतलब अमाउंट नहीं लेते, उसकी कॉस्ट सपोज इतनी थी, फिर सेकंड टाइम आपने खरीदा उसकी कॉस्ट इतनी थी, थर्ड टाइम आपने खरीदा उसकी कॉस्ट इतनी थी, कितनी भी क्वांटिटी खरीदो बट क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इस केस में जब प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आप इन्फ्लेशन में हो और क्लोजिंग स्टॉक रीसेंट परचेज वाला होता है, मतलब दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, पुराना वाला चला गया होगा, रीसेंट वाला अभी भी बताया। तो मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम? यस डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, क्या कहा मैंने, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन when prices keep on rising, when prices keep on rising,
क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो इज मोर, क्योंकि फीफो में हम किस पे वैल्यू निकालते थे, रीसेंट परचेज की वैल्यू निकलती थी, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो इज मोर। और वही चीज इन्फ्लेशन में जब जैसे प्राइसेस बढ़ रही है और आप लीफो फॉलो कर रहे हो, तो लीफो में क्लोजिंग स्टॉक ये ओल्ड क्वांटिटीज का निकलता है, तो यहां पे आई कैन से इन्फ्लेशन के टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज लेस एज पर लीफो। ये अच्छे से नोट्स में भी लिखा हुआ है, पर अभी आप बस सुन लीजिए। ये इन्फ्लेशन के बारे में मैंने बताया। अब सिमिलरली अगर मैं डिफ्लेशन के बारे में बताऊं आपको, नाउ व्हेन आई कम अप फॉर डिफ्लेशन, थोड़ा दूर लिखती हूँ। इफ आई से डिफ्लेशन में क्या हो रहा है, दैट प्राइसेस आर ड्रॉपिंग, प्राइसेस कंटिन्यूस ड्रॉप हो रही है, पहले इतने का खरीदा, फिर इतने का, फिर इतने का। अगर ऐसा केस है इन नाउ, अगर आप फीफो फॉलो कर रहे हो तो क्या होता है, जो पहले आते हैं वो पहले जाते हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिसेंट वाला बचा हुआ है, तो डिफ्लेशन के केस में क्लोजिंग स्टॉक वुड बी लेस एंड एज पर लीफो डिफ्लेशन के केस में, अभी लीफो में देखिए वैल्यू हमारी कम होती गई, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आए थे वो पहले चले गए, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ओल्ड वाले चीजों का बचा होगा, ओल्ड वाली चीजों का बचा होगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक विल बी मोर। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ? अच्छा, ये सब पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, एक तो आपकी बुक में कुछ एमसीक्यूज है वो हम करेंगे, एंड ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है। जैसे मैंने आपको कहा इन्वेंट्री में कुछ चीजें समझनी जरूरी है, बस अगर आप इतना समझ जाते हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो गुड्स पहले आए वो पहले गए, मतलब जो बहुत कॉमन है, इसलिए AS2 भी फीफो ही रिकमेंड करता है कि सभी लोग अपना ओल्ड माल, पुराना माल पहले वो लोग ट्राई करते हैं कि निकल जाए, नया माल पड़ा है तो कोई बात नहीं। तो इस केस में अगर इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रही है, तो हमेशा जब आप परचेज करते हो आपको अलग प्राइस भी मिलता है। क्या ये सही है? पहले तो बिजनेस में ऐसा होता है क्या? यस, डेफिनेटली फॉर एनी बिजनेस यू सी, जब भी वो लोग कोई गुड्स खरीद रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो सेम गुड, सपोज एक सेम प्रोडक्ट मैं एक सेम पार्टी से हमेशा खरीदती हूँ, क्या आप अज्यूम कर सकते हो वो हमेशा एक ही प्राइस पे देगा? नहीं, कभी उस परचेज प्राइस बढ़ जाती है, कभी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, तो वो खुद हमें एक अलग रेट पे देता है, प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है। इन दिस केस फीफो का क्लोजिंग स्टॉक विल बी मोर, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्लोजिंग स्टॉक तो हम रीसेंट परचेज पे वैल्यू कर रहे हैं, इसलिए मोर हो जाएगा, और डिफ्लेशन में वही लेस हो जाएगा, ठीक है। और लीफो के केस में उल्टा है, इन्फ्लेशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखती है और डिफ्लेशन में लीफो में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखता है। ओके अच्छा, एक और चीज, सिंस हमने क्वेश्चन सेम लिया था, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा भी जो क्वेश्चन था उसको अच्छे से देखिए। पहले 2 पे खरीदा, फिर 2.2, फिर 2.4, फिर 2.5। डोंट यू थिंक कि हमारा ये वैल्यू बढ़ी है? अगर वैल्यू बढ़ी है तो हमारा देखिए, अब आप देखेंगे फीफो में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था। फीफो में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया था 498 और लीफो ज्यादा है, और आप लीफो में हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखिए, इट इज जस्ट 490। तो फीफो में हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई, सिंस दिस क्वेश्चन इज सेम, मैं आपको बता सकती हूँ 498, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, परचेज प्राइस हमेशा बढ़ रही है। लीफो में वैल्यू आया है 490 एंड ऑलवेज वेटेड एवरेज विल बी समवेयर बिटवीन फीफो एंड लीफो। वेटेड एवरेज मेथड वुड बी समवेयर बिटवीन फीफो एंड लीफो, और वो हमारे क्वेश्चन में आई थिंक 496 आई है, अभी देख लेते हैं। यस, इट केम टू 496, कुछ तो बीच में, ठीक है। अब इसके अलावा एक सिंपल एवरेज मेथड भी मॉड्यूल ने बताया है, जो बहुत ही बेकार मेथड है, मतलब रियल लाइफ में आप उसे यूज कर ही नहीं सकते, तो भी अभी मॉड्यूल में बताया तो मैं खाली डिस्कस कर लेती हूँ, इसका आने के चांसेस भी नील है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइसेस को ऐड कर रहे हैं, जस्ट एट द प्राइस एंड डिवाइड बाय द नंबर। मतलब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 2 + 2.2 + 2.4 + 2.5, 2 + 2.2 + 2.4 + 2.5 डिवाइड बाय, ये चार प्राइसेस है ना, डिवाइड बाय 4, बस इतना सिंपल। तो 2 + 2.2 + 2.4 + 2.5 डिवाइड बाय 4, आपकी वैल्यू आ जाएंगी 2.275।
2.275 और आपका क्लोजिंग स्टॉक सिंस आपके पास 200 यूनिट्स बचे हुए थे दैट विल बी 200 इंटू 2.275 विच इज 455. सिंपल एवरेज प्राइस मेथड मैंने आपको बस बता दिया, क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा और ये मेथड आपको फॉलो करना भी नहीं है, बट इसमें क्या होता है बस प्राइसेस को ऐड करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्राइसेस, जितने भी प्राइसेस दिए थे उससे डिवाइड कर दो, ये एक मेथड था। ठीक है, ये हमने कुछ मेथड्स पढ़े फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री। अब अच्छे से आप समझिए, व्हेन इट कम्स टू मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, पहले तो दो बात आती है, इसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं। एक प्रोडक्ट्स विच आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, products that are ordinarily interchangeable, and other products that are not ordinarily interchangeable. ये तो इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मतलब वो गुड्स जिसमें ना आपको ये नहीं देखना पड़ता कि मैं ये प्रोडक्ट लूं या ये प्रोडक्ट लूं, सब सेम है। जैसे अभी आप चलिए मान लेते हैं कि आप एक जनरल स्टोर में गए तो और वहां इतने सारे बिस्किट्स रखे हुए हैं, सब मोनाको, आप गए हो मोनाको लेने, ठीक है, और वहां स्टॉक में ऐसे मोनाको रखा हुआ है, मोनाको मोनाको मोनाको, तो आपको जिसमें से इसे चूज करोगे क्या, कौन सा जो भी है, आपको मोनाको चाहिए था 10 रुपए वाला बिस्किट, आपने लेके आ गए, क्या आपने ये बोला कि नहीं ये मोनाको नहीं ये वाला? Are you guys getting what I want to say? Even pens for that matter. So even what can we say? ये सभी खाने पीने की आइटम तो उसमें आई जाती है। पार्ले जी बिस्किट हो गए, कोई भी बिस्किट्स हो गए, आप सोप, आप लक्स सोप यूज करते हो तो आप जाके लक्स सोप का कोई भी बार उठा लोगे। आप शैम्पू यूज कर सकते हो, सपोज आप सनसिल्क यूज करते हो तो आप जाके अपना सनसिल्क उठा लोगे। आप ऐसा बोलोगे कि नहीं ये वाला पिंक सनसिल्क नहीं, जो पीछे वाली बॉटल है ना वो पिंक सनसिल्क ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। सो फॉर प्रोडक्ट्स विच आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, जिसको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जो काफी सेम है, इन दोज केसेस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू कर सकते हो? एक तो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है क्या, मैं बताती हूँ आपको। देखिए मैं मॉड्यूल के भी किस पार्ट पे हूँ, मॉड्यूल नहीं मेरे नोट्स के, तो मैं आपको वो भी अब बता दूं। जस्ट बेसिकली आई एम हियर। सो दोज गुड्स विच आर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू करने आते हैं तो एक है हिस्टोरिकल मेथड्स, हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल मेथड्स, और एक है मॉडर्न मेथड, दूसरा है मॉडर्न या नॉन हिस्टोरिकल मेथड। मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल मेथड्स में ये तीन आते हैं जो हमने अभी किए, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। Whereas when you talk about non-historical method, इसमें आता है adjusted selling price method। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या होता है, कैसे लगता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। whereas when it comes to not ordinarily interchangeable, अगर प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह जो हम कस्टमाइज बनाते हैं, मतलब सपोज मैं सपोज आई एम अ बेकर, आई एम अ प्रोफेशनल बेकर, बट मैं ऐसे केक्स मेरे पास रेडी नहीं रखती, आप ऑर्डर देते हो तो मैं आपको जैसा चाहिए कस्टमाइज वैसे ही बनाती हूँ। फेयरवेल के अलग, जैसा आपने बोला बर्थडे पार्टीज बच्चों के लिए अलग, तो मिकी माउस बोला तो मिकी माउस, डोनाल्ड डक बोला तो डोनाल्ड डक। मतलब आई एम इनटू अ बिजनेस वेयर मैं हर एक के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट ही बना रही हूँ, या फॉर दैट मैटर लेटर से ज्वेलरी, और लेटर से आई एम अ फैशन डिजाइनर। तो ये सब चीजें में क्या होती है, इवन ज्वेलरी, हर एक ज्वेलरी की मेकिंग अलग होती है, हर एक ज्वेलरी की डिजाइन के उसके ऊपर हिसाब से मेकिंग चार्जेस अलग लगते हैं। या एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं चलो मैं अभी मोनाको बिस्किट का दे रही थी, सपोज मेरी जनरल स्टोर है, मोनाको बिस्किट्स वगैरह में मतलब बिस्किट्स बेचती हूँ, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे पास आए मेरे को बोला कि यार यूएस से मेरे वो बिस्किट्स मंगवा दे। अभी यूएस से बिस्किट्स मंगवाना क्या वो मेरा नॉर्मल बिजनेस है? नहीं। आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके मैंने कुछ काम किया,
अच्छा वो प्रोडक्ट अलग ही है, दैट इज नॉट होमोजेनियस, ठीक है। तो उन सब ऐसे, और स्पेशली जो मैंने केक्स की भी बात बताई, मैंने अपने फैशन डिजाइनिंग की बात बताई, इन सब चीजों पे क्या होता है, जहां पे द प्रोडक्ट्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, यहां पे वी यूज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब मैंने आपके लिए किया है ना, तो मुझे क्लियरली पता होगा कि आपके ये ऑर्डर पे मुझे कहाँ खर्चा लगा, उसके ऊपर मैं मिनी मेहनत और प्रॉफिट ऐड करूंगी और मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, ये क्या है कि स्पेशली आपके प्रोडक्ट के लिए मैंने जो भी खर्चा किया तो वो तो मेरे पास लिस्टेड डाउन ही रहेगा कि अच्छा पहले अमेरिका में फोन करके वो बिस्किट मंगवाने के लिए इतना लगा, फिर जो टैक्सेस लगे, कस्टम ड्यूटी लगी, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो उन्हें बोला जाता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उनको ही सब कॉस्ट देने पड़ेंगे, अपने मन से तो आप अज्यूम करोगे नहीं। तो ये बस आपको जानकारी के लिए बताया कि एक होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जहां पे कॉस्ट आपको पता होती है, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि मुझे क्या क्या खर्चा हुआ है, उसके ऊपर वो आपका कॉस्ट बन गया। नेक्स्ट है जब प्रोडक्ट्स होमोजीनियस है, काफी सेम है, आप प्रोडक्ट्स को देख के बाइफरकेट नहीं कर सकते, इन दैट केस ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं फीफो लीफो वेटेड एवरेज, और सेकेंड वे इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये पढ़ने के पहले अब मैं थोड़े क्लोजिंग स्टॉक की इंपॉर्टेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। यहीं पे नीचे करते हैं। देखिए हमने कहा, हमने अच्छा दो फॉर्मूलाज भी हमने देखे थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वापस एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वही हमने बोला था कि इंटरचेंजेबली अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो स्पेशली जिस मेथड हमने अभी फॉलो किया उसमें सीओजीएस मिल जाता था, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना इजी हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग माइनस सीओजीएस। ओके, पहले तो एक बात समझिए, हमने बचपन में ऐसा पढ़ते थे हम लोग, सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस, करेक्ट। वैसा ही ये हम पहले पढ़ते थे मैथ्स वैथ्स में, सेम वे अकाउंट्स में भी, मतलब अकाउंट्स क्या, ये तो अभी जैसे जनरल बात है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस, लेकिन अकाउंट्स में यही कॉस्ट इज नथिंग बट सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हिंदी में लिख लो, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना, वो है हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको काफी बार कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंटरचेंजेबली बोला जाता है। जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करो तो आपको सेल्स मिल जाएगा। मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ सेल्स माइनस प्रॉफिट गिव्स मी कॉस्ट, वो भी मैं बोल सकती हूँ। ये सब चीजें काम आएगी। अब इन सब में क्लोजिंग स्टॉक जानना जरूरी क्यों है, तो इसके लिए हमने बोला था कि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब एक फिगर्स के साथ में बनाती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। सपोज ओपनिंग स्टॉक है कुछ 10,000, टू परचेजेस, सपोज परचेजेस इज 5,30,000, मान लो अभी कोई एक्सपेंसेस नहीं है, छोड़ दो। बाय सेल्स सपोज 4,50,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक सपोज 1 lakh. So how much are you getting as your gross profit? So to gross profit GP, बैलेंसिंग फिगर। याद है ना हम लोग 11th-12th में ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, तो कैसे आएगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 450 प्लस 5,50,000 आ रहा है, माइनस 530 प्लस 10 इज 5,40,000, तो 10,000 कम्स एज द ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट है। ये आप समझे कि मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला। अच्छा, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो हम फीफो लीफो वेटेड एवरेज या किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं। अब तो आपको नहीं लगता कि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदलने से आपके प्रॉफिट को बहुत अफेक्ट होगा? यस, कैसे अफेक्ट होगा हम देखते हैं। सपोज मैं क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दूं, सपोज मैं क्लोजिंग स्टॉक को 1,20,000 कर दूं। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 120 हो जाता तो फिर मेरा जीपी कितना बदल जाता? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 120 हो जाता, नहीं पहले तो एक सेकंड वापस, तो अभी मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन यूज कर रही हूँ, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में रेड से मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से एक बार जल्दी से देख लेते हैं मेरा सीओजीएस कितना है। सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। माई सीओजीएस इज 10 प्लस 530
540 minus 1,04,40. 4,40,000 is my COGS. ठीक है, my closing stock is 1 lakh and my GP is 10,000. ठीक है, अब वही चीज अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता टू 120, इफ माई क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेज, देन व्हाट विल यू रियलाइज कि आपका टोटल आ जाएगा 450 प्लस 120 विल कम टू 570. 570 माइनस 540 करेंगे तो आपका जीपी भी कितना 30,000 हो जाएगा. तो डू यू गाइज अग्री कि आपका जीपी भी बढ़ गया 30. ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, मतलब ज्यादा अगर है, देन प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड. कैन आई से दैट? डिड यू गाइज सी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है. क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज तो प्रॉफिट भी इंक्रीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, और आई कैन से प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजिंग स्टॉक. मैथ्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन. और वही भी सीओजीएस देखते हैं, तो सीओजीएस क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. तो 540 माइनस 120 करना पड़ेगा मुझे. 540 माइनस 120 कितना आ जाएगा 420. तो आपने ये भी नोटिस किया कि जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो आपका सीओजीएस क्या हो जाता है, कम हो जाता है. मतलब क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, या मैं उधर ही लिख लेती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, हाउएवर COGS decreases. So closing stock has an inverse relationship with COGS. अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक ओवरसेटेड है तो आपका कॉस्ट कम है, इसीलिए तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है. समझ रहे हो? और अब उल्टा करके देखते हैं. नाउ लेट अस डू, अब अगर सपोज मैं क्लोजिंग स्टॉक को 90,000 मान लू, एक्चुअली मैंने फिगर छोटा 95 मानते नहीं तो जीपी नहीं आएगा कुछ. क्लोजिंग स्टॉक अब मैंने कम कर दिया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मेरा एक तो यहाँ का फिगर आ जाएगा टोटल 545,000. 545 माइनस आई डू 540, मेरा यहाँ जीपी आ जाएगा 5,000. व्हाट डू वी रियलाइज? We realize that when closing stock is less 95, then my profit is also less 5,000 and my COGS in this case आप देखेंगे is more. मेरा COGS देखिए कितना आता है, 5,40,000 minus 95, it comes to 4,45,000. तो can I not say that, अब ये चीज, if closing stock is understated, then in that year profit is also understated. तो देखिए आप लोग ने फाइनल अकाउंट जब 11th-12th में किया, आपको क्लोजिंग स्टॉक का फिगर देते थे ना, वो फिगर क्लोजिंग स्टॉक डालने के बाद ही आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, करेक्ट? तो अब वो प्रॉफिट या लॉस डालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक सही होना जरूरी है. अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बता देते हो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है और कॉस्ट कम होता है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा होता है. और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कम बताते हो तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है. सो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीजेस, thus profit also decreases and your COGS increases because of this relation. Closing stock is inversely proportional to COGS and closing stock is directly proportional to profit. ठीक है, ये एक बात हुई. Now do you guys agree that current year's closing stock is नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक? ये भी आप मान सकते हो, जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक है, बराबर? वो हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है. अब क्या होगा तो देखिए, अब वापस एक लिख के करते हैं, या इसमें ना मैंने फिगर्स बहुत छोटे लिए, लेट मी टेक अ बिगर वन. सो वापस मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ. सबको एक बार समझ के ही करो, बाकी फिर आप लोग ये बस ये जो समरी मैंने लिखी ना, ये नोट डाउन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा. सी दिस समरी, यू हैव टू मेन राइट दिस समरी, बट इसके पहले आप एक बार समझ लो कि चल क्या रहा है और हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं. देखिए अब वापस मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रही हूँ, डेबिट क्रेडिट टू, सबको हम प्रूफ के साथ ही करेंगे तो हमारे माइंड में फुट हो जाए. वी डोंट हैव टू लर्न अप अ सिंगल थिंग. ओके, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, अभी मैं मान रही हूँ एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, बाय सेल्स
बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो मुझे मिल जाना चाहिए मेरा जीपी। तो मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 50,000, मेरे परचेजेस है 6 लाख, मेरे सेल्स है 7 लाख एंड माई क्लोजिंग स्टॉक है सपोज 2,50,000। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 250 प्लस 7 लाख इज 9,50,000, 9,50,000। देन इसमें मेरा जीपी कितना आता है, 9,50,000 माइनस 6,50,000, माई जीपी इज कमिंग टू 3 लाख। ओके, अब व्हाट विल हैपन इफ द ओपनिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, ओपनिंग स्टॉक को या ज्यादा था के बदले लेट मी से मैं ज्यादा कर दूं, अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में बढ़ा दूं, 50 के बदले मैं 70,000 कर दूं, फिर क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट देखिए 9,50,000 माइनस 670 करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा आई थिंक 9,50,000 माइनस 670, 2,80,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो व्हाट डू वी से दैट व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड, if the opening stock is overstated, then profit is understated। मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। और एंड व्हाट अबाउट योर सीओजीएस, सीओजीएस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि सीओजीएस था ही क्या, ओपनिंग प्लस परचेज 70 प्लस 6 लाख, 6,70,000 माइनस 7 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी माइनस 2,50,000, तो 6,70,000 माइनस 2,50,000 4,20,000। जबकि पहले आपका कितना आ रहा था, 650 माइनस 2,50,000 4 लाख आ रहा था। अब आपका सीओजीएस बढ़ गया। और वही चीज अगर मैं उल्टा कर देती, इफ ओपनिंग स्टॉक इज अंडरस्टेटेड, if opening stock is understated then profit is overstated। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपका सीओजीएस कम हो जाएगा। डू यू गाइस अग्री। अब इसको कंबाइंड करके मैं आपको बताती हूँ, तो फिर हुआ क्या ये सब चीजें लिख के, तो सी जस्ट अ सेकंड, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। देखिए, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल इज, अब इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन से दैट इफ, वेयर इज इट गॉन, इफ, जस्ट अ सेकंड, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स हैपनिंग, कहीं और एक मिनट, कहीं नीचे ही लिखती हूँ, वहीं पे लिखती हूँ। सो कैन आई नॉट से दैट इफ current year's profit, if current year's closing stock is overstated, comma, then current year's profit is also overstated। Do you guys agree? Is overstated, बराबर। However this closing stock is next year's opening stock, is next year's opening stock, thus next year profit will be understated। क्योंकि जब ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेट होता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवरस्टेट होने की वजह से करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड एंड वाइस वर्सा। अब पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने एक तो देखिए कुछ ऐसा पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट और सीओजीएस का रिश्ता। हमने पढ़ा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, सीओजीएस कम हो जाता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है, सीओजीएस बढ़ जाता है। वहीं पे हमने ओपनिंग स्टॉक में देखा कि ओपनिंग स्टॉक का रिश्ता और प्रॉफिट का रिश्ता अलग है। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और सीओजीएस बढ़ जाएगा, एंड ओपनिंग स्टॉक अगर कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा
एंड COGS कम हो जाएगा, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। और यहीं पे फिर मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होने की वजह से किसी एक भी साल में क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट हो गया तो इन दैट ईयर प्रॉफिट विल इंक्रीज, बट इन द नेक्स्ट ईयर वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक है, तो नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करें तो प्रॉफिट विल डिक्रीज। डू यू गाइज अग्री विद वॉट एवर आई सेड? क्या आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? ये थोड़ा थ्योरी पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आप बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, वो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन वाइज एग्जाम में इतना एकदम डिटेल में आता भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क की थ्योरी क्वेश्चन आती है, बट इन्वेंट्रीज इज अ गुड चैप्टर फॉर प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे नॉर्मली इन्वेंट्रीज ठीक है कर लोगे आप, बट प्रैक्टिकली आपको ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं ना वो रियल लाइफ मतलब वो क्वेश्चंस करना ज्यादा टफ होता है, रियल लाइफ में इन्वेंट्री निकालना ज्यादा इजी होता है, बट इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालनी क्यों जरूरी है वो आपको पता होनी चाहिए थी। तो उसका रीजन ये है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से ही प्रॉफिट पता चलता है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक उल्टा सीधा किया तो आपका प्रॉफिट एकदम चेंज हो सकता है। तो अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किसी साल में अगर कम है तो उस साल में प्रॉफिट कम है, बट नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा है। अब एक बार जल्दी से नोट्स में क्या क्या थ्योरी हमने दी है हम देख लेते हैं। तो देखिए नोट्स के फर्स्ट पेज से ही मैं फिर आ जाती हूँ। तो हमने एक तो पहले देखा था इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल एंड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमने देख लिया था। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन नीडेड एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। क्यों इन्वेंट्री जरूरी है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर आप नहीं निकते तो आपका प्रॉफिट ही अलग आ रहा है, आप वो देख के नहीं चल रहे हो कि भाई कुछ स्टॉक तो बचा हुआ ही है। आप हमेशा परचेज के साथ सेल को मैच करोगे तो ये आंसर विल नॉट बी करेक्ट, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज कुछ गुड्स परचेज के जो अभी तक बेचे नहीं उसका क्या, उसकी तो वैल्यू निकालनी जरूरी थी ना, इसीलिए। चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन। अच्छा, इन्वेंट्री जैसे मैंने कहा ये चैप्टर के ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मोस्टली अनलेस एंड अनटिल दे आर वेरी इजी मैं करूंगी, इसके एमसीक्यूज भी अब एक बार साथ में ही देख लेंगे। इन्वेंट्री जैसा चैप्टर बच्चे को जब वो मॉड्यूल से करता है उसको इजी लगता है क्योंकि वो आंसर देख के करता है, उसको लगता है कि हाँ हाँ ये तो समझ गया, बट जब खुद से करने जाते हैं ना मुश्किल पड़ जाती है, तो इसीलिए ही साथ में बने रहिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन एज इन्वेंट्री फॉर्म पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सही इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी जरूरी है। टू डिटरमाइन द इनकम टू अराइव एट करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट COGS इज मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, और उन्होंने COGS की वैल्यू दी। और देखिए इफेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट्स। तो इफ द क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री इज ओवरस्टेटेड देन प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवरस्टेटेड। If closing stock is understated, profit is understated. If opening stock is overstated, profit is understated. And the opening stock is understated, the profit is overstated. तो यहाँ पे inverse relation है, यहाँ पे inverse relation और यहाँ पे direct relation है, और यहाँ दो जगह पे inverse relation है। ठीक है, then इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए भी इन्वेंट्री की सही वैल्यू होनी जरूरी है। और फिर उन्होंने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बताया, कॉस्ट का पूरा डिटेल बताया जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कल। अब यहाँ पे ये जो बताया ये भी देख लेते हैं। तो देखिए बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मैं किस इन्वेंट्री को किस तरह से वैल्यू करूं, उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, उसके लिए डिपेंड करता है कि क्या वो इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है या नहीं है। अगर ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जो स्पेसिफिक कॉस्ट लगे उसको आप ऐड कर लो। बट इफ इट इज ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, हर प्रोडक्ट सेम बनता है, जैसे नोटबुक्स की बात करें तो पूरे नोटबुक सेम ही बन रहे, तो इस पे हम कुछ इंटरचेंज नहीं कर पा रहे, तो या तो फिर आप फीफो लीफो वेटेड एवरेज फॉलो करोगे, या फिर आप नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड फॉलो करोगे। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड हमने अभी तक नहीं देखा। आई वुड डू वन थिंग, एक और मेन बात आपको बतानी है, लेकिन उसके पहले अच्छा इन्होंने फीफो और लीफो के बारे में कुछ बताया, वो भी देख लेते हैं, यहाँ से ही पढ़ते जाते हैं। देखिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स दैट स्पेसिफिक कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइड आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। दिस अप्लाइज फॉर आइटम्स दैट आर सेग्रीगेटेड और आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव बीन परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। मतलब वो लोग यही बोल रहे हैं कि उनके स्पेसिफिक कॉस्ट होते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट, उसका वैल्यू कितने। Historical traditional method में FIFO. Under this method, for the purpose of pricing the issues, it is assumed that materials received first are issued first. Hence, closing stock will be valued at price relating to the latest consignment. Price which is related to the latest consignment. ठीक है. Whereas when you come to LIFO, under this method, purpose of pricing the issue, it is assumed that material received late are issued first. जो last में
लिया वो इश्यू पहले किया, हेंस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द अर्लीस्ट प्राइसेस। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब आई वुड एक्सपेक्ट इस वीडियो के बाद आप लोग अभी तक जितना हुआ एक बार रिवाइज कर ही लेंगे। डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो फीफो इन दिस केस फर्स्ट रिसीव्स आर इशूड फर्स्ट, लीफो में लास्ट रिसीव्स आर इशूड फर्स्ट। फीफो इन कंडीशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस, फीफो गिव्स ग्रेटर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब प्राइस राइज हो रहा है, व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग, इन्फ्लेशन, तो फीफो में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आती है, और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा। एंड इन कंडीशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, डिफ्लेशन में लीफो में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है, और इसलिए डिफ्लेशन में लीफो आपको ज्यादा प्रॉफिट बताएगा। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल बाय फीफो एंड लीफो एट द टाइम ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, इन्फ्लेशन। प्राइस देखिए, फीफो में अगर प्राइस बढ़ी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। और लीफो में प्राइस बढ़ी तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा मतलब सीओजीएस बढ़ेगा, और आपका प्रॉफिट भी कम होगा। और वही चीज डिफ्लेशन में उन्होंने समझाया। ये सभी चीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। वेटेड एवरेज मेथड भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। Under this method, total cost of materials in the cost at the time of issue is divided by total quantity of materials in stock to obtain the weighted average rate. Total cost of goods received divided by total quantity purchased. वैसे आपको एक weighted average rate मिलता है, ठीक है। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे मैं अभी नहीं चाहूंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम करना है। लेकिन उसके पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, सिंस वी आर स्टडिंग लाइक दिस थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो क्या है ना कि मुझे ये सम सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो किया वो राइट है कि नहीं पता। तो अगर आप बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व नहीं किया तो पॉज हियर, वापस से वो फीफो लीफो वेटेड एवरेज से ये वाला क्वेश्चन करिए। मैं भी अभी कर रही हूँ, आप करिए और फिर मेरे साथ आंसर चेक कर लीजिए। अब वेटेड एवरेज मेथड से भी, तीनों मेथड से हम वापस एक बार कर लेंगे, पक्का हो जाए बस, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर इट। ओके, दिस इज द पेज। हम कर रहे हैं नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम करेंगे वापस फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, ठीक है। चलिए देखते हैं। March 1 स्टॉक इन हैंड इज 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7.5। March 1 के बाद March 5, March 3 है, March 3 को इशू किया 300। तो पहले तो ओपनिंग स्टॉक लिख दूं मैं 400 इंटू 7.5। तो 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक, ये सब डॉट 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 कर दो क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास डायरेक्टली 400 इंटू 7.5, 400 इंटू 7.5 विच इज 3000। ओके, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है, वो भूलना मत। March 1 के बाद March 3 300 यूनिट्स इशू हुए, पहले इशू हो गए, ठीक है। तो 3 मार्च को 300 यूनिट्स इशू हुए। देखिए अभी आपके पास कौन सा प्रोडक्ट्स थे, यही वाले, सिर्फ ये 400 वाले ही बचे हुए थे, राइट। तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आप 300 इंटू 7.5 करोगे एंड यू विल गेट 2250, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 100 यूनिट्स ऑफ 7.5 विच इज 750, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 5 मार्च को गुड्स खरीदे 600 एट द रेट 8, तो 5 मार्च 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, 8 6 48, ठीक है। देन 5 के बाद 10 मार्च को 500। तो 1 मिनट पहले हम अब बैलेंस लिख लें, 100 इंटू 7.5 विच इज 750 एंड 600 इंटू द रेट 8 विच इज 4800, ठीक है। फीफो और लीफो में हम जितने भी गुड्स हैं उनको अलग 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 लिखते जाएंगे। 5 मार्च के बाद 10 मार्च को फिर इशू हुआ, 10 मार्च को इशू कितना हुआ 500 यूनिट्स। तो अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है, जो पहले आए वो पहले गए, तो पहले 100 वाला जाएगा एट द रेट ऑफ 7.5 विच इज 750, और हमने टोटल 500 यूनिट्स इशू की है, तो रिमेनिंग 400 जाएंगे लास्ट में से। 400 इंटू 8, 8 4 32, 3200, और हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, हमारे पास बैलेंस बचेगा 200 यूनिट्स एट 8, 8 2 1600। ओके, देन 10 मार्च के बाद 15 मार्च को फिर परचेज किया 500 इंटू 9, तो 15 मार्च 500 इंटू 9 विच इज 4500। तो अब हमारे पास बैलेंस में है 200 इंटू 8 1600 एंड 500 इंटू 9 विच इज 4500। ओके, देन 15 मार्च के बाद 17 मार्च को 400 इशू करने हैं,
तो आई राइट इन अनदर पेन। 17 मार्च को 400 इशू करने, तो 200 में यहाँ से ले लूँ, 200 इंटू 8 1600 एंड बाकी 400 करने हैं ना, रिमेनिंग 200 में यहाँ से ले लूँ, 200 इंटू 9 9 टू ज़ा 1800। तो हमारे पास कितने गुड्स बचे? हमारे पास बचे 300, 500 में से 200 चले गए, 300 इंटू 9 2700। ओके, देन 17 मार्च के बाद 25 मार्च को फिर खरीदा 400 इंटू 8.5, 25 मार्च 400 इंटू 8.5 3400। तो हमारे पास बैलेंस में है 300 गुड्स 9 2700 एंड 400 इंटू 8.5 विच इज 3400। ठीक है, उसके बाद 25 मार्च के बाद 26 को इशू किए 500, 26 को इशू किए 500, तो 500 कैसे करेंगे? पहले 300 यहां से, 300 इंटू 9 2700, रिमेनिंग 200 विल कम फ्रॉम 8.5 विच इज 1700 और आपके पास रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी 200 इंटू 8.5 विच इज 1700। देन 26 मार्च के बाद 30 मार्च को फिर से परचेज किया 300 इंटू 9.5, 300 इंटू 9.5 2850। ये 30 मार्च को हमने परचेज किया। हमारे पास बैलेंस में बचा है 200 इंटू 8.5 1700 एंड 300 इंटू 9.5 2850। और हमने मार्च 31 को इशू कितने किए? 200 किए। तो 31 मार्च को जो इशू किया, इशू किए हैं 200 यूनिट्स, 200 सीधा यहां से चले जाएंगे, 200 इंटू 8.5 विच इज 1700। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9.5 विच गिव्स यू 2850। लाइक आई टोल्ड यू, ये आप टोटल करोगे, ये टोटल्स आपको मिलेंगी परचेजेस की, ये टोटल आपको जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना था, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है, एज पर फीफो। अब ये सेम क्वेश्चन, अच्छा आई होप आप लोग का भी एग्जैक्ट फिगर आया होगा, अगर नहीं तो प्लीज चेक कर लीजिए कि मिस्टेक कहाँ हुई है। नेक्स्ट वी आर फॉलोइंग लीफो, अगेन वी आर ऑन नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2। अभी लीफो से जब करेंगे तो मैं पहले रब कर लेती हूँ बिकॉज इट्स सी, have you noticed that I always have the habit that I'll keep on marking so that I don't make a mistake। वो क्या हमसे मिस्टेक ना हो जाए अमाउंट वगैरह लेने में, तो मार्क कर लेना इजी होता है। आप भी प्रैक्टिस हैबिट रखिए। 1 मार्च 400 इंटू 7.5, तो 1 मार्च ओपनिंग स्टॉक 400 इंटू 7.5 विच इज 3000। देन उसके बाद पहले तो हमने इशू किया 300, तो 3 मार्च को हमने इशू किया 300 एट द रेट ऑफ 7.5 विच इज 2250 और आपके पास बच गए 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7.5 विच इज 750। ठीक है, इसके बाद आपने परचेज किया 5 मार्च को 600 इंटू 8, 5 मार्च 600 इंटू 8 4800। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा है? आपके पास बचा हुआ है 100 एट द रेट 7.5 750 एंड 600 एट द रेट 8 विच इज 4800। ठीक है, अब उसके बाद 5 मार्च के बाद आपने 10 मार्च को फिर इशू किया 500। अब आपने फिर इशू किया 500। ठीक है, 10 मार्च को इशू कर रहे हो वो 500, यू आर नाउ ऑन लीफो। जो लास्ट में आए वो पहले गए, राइट? तो 500 ये पूरे 600 में से ही चले जाएगा। 500 विल गो आउट ऑफ 8 विच इज, एक मिनट आई विल नॉट लीव अ लाइन बिकॉज लेटर ऑन प्रॉब्लम हो सकती है। 10 मार्च को 500 जो गए वो लास्ट में से गए, 8 में से 500 इंटू 8 इज 4000। तो हमारे पास अब स्टॉक कितना बचा हुआ है? पुराना 100 बचा हुआ ही है और ये 600 में से भी अब हमारे पास 100 बचा हुआ है। ठीक है, देन 10 मार्च के बाद 15 मार्च को खरीदा 500 इंटू 9, 15 मार्च 500 इंटू 9 इज 4500। ओके, 4500। तो अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा है देखिए,
ओपनिंग 100 में 7.5 750, फिर 100 बीच में खरीदा था 800 एंड लास्ट 500 इंटू 9 4500। सबको अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। 15 मार्च के बाद 17 मार्च को वी आर इशूइंग 400 यूनिट्स। अगेन 400 यूनिट्स जो इशू हो रहे हैं वो 400 लास्ट में से इशू होंगे, मतलब इस 500 में से 400 विल गेट इशूड एट द रेट 9 4 3600। तो हमारे पास बचा कितना? ओपनिंग 100 अभी भी बचा हुआ है 7.5 750, फिर ये 100 बचा हुआ है 800 और लास्ट 500 में से भी 100 बचा हुआ है एट द रेट 900। ऐसा बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। देन 17 मार्च के बाद क्या हुआ? 25 मार्च को परचेज किया 400 इंटू 8.5, सो 400 into 8.5. This was on 25th of March. 400 into 8.5 comes to 3400. तो अब आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है? आपके पास बैलेंस बचा हुआ है 100 into 7.5 750, 100 into 8 800। हमेशा आप अच्छे से अलग अलग ही लिखिए, सबसे पहला वाला पहले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। 100 into 9 900 एंड 400 into 8.5 which is 3400, ठीक है। ऐसा अब आपके पास बैलेंस आ गया। 25 मार्च के बाद 26 को आपने 500 इशू किए, तो अब आपने 26 मार्च को जो 500 इशू किए, देखिए लास्ट दिन तो पहले तो ये 400 चले गए, 400 into 8.5 3400, और ये उसके ऊपर लास्ट 100 into 9 वाला भी चला गया। 100 into 9 is 900। तो आपके पास अब कौन सा बचा हुआ है? एक तो ओपनिंग बचा हुआ है 100 into 7.5 750 और दूसरा बचा हुआ है 100 into 8 800, ओके। एंड 26 मार्च के बाद फिर 30 मार्च को खरीदा 300 into 9.5, 300 into 9.5 which comes to 2850। सो अब आपके पास बैलेंस कुछ इस तरीके से 100 7.5 750, 100 into 8 800 and 300 into 9.5 which is 2850। out of this लास्ट में यू इशू 200 मोर। 31 मार्च को 200 और आपने इशू कर दिए। सो 31 मार्च को 200 जो इशू किए होंगे वो भी लास्ट में से इशू किए होंगे। 300 में से 200 इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 9.5। 200 into 9.5 which comes to 1900। सो हमारे पास कितना बचा हुआ है? फाइनली क्लोजिंग स्टॉक 100 into 7.5 750, 100 into 8 800 एंड 100 into 9.5 950। तो देखिए अगर आप यहाँ में अपना टोटल क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ तो इट इज 300 एंड द वैल्यू इज 950 प्लस 800 प्लस 750 विच कम्स टू 2500। ये आया हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। देखिए फीफो में क्या आया था? फीफो में आया था 2850, ज्यादा आया था। लीफो में आया अब हमारा 2500, ठीक है। अब ये सेम चीज वेटेड एवरेज से करते हैं। वेटेड एवरेज में हमने क्या बताया? वेटेड एवरेज में एक अच्छी बात है, बैलेंस में इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी। वेटेड एवरेज में सिंपल है, एवरी टाइम द रेट विल चेंज, लेकिन प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग बाइफरकेट नहीं करेंगे। तो चलिए वेटेड एवरेज से भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, then we'll be done with this part at least of the chapter. Weighted average, this is again notes का question number 2 which I am discussing, ठीक है। So पहले तो ओपनिंग स्टॉक 400 into 7.5, 1 मार्च को 400 into 7.5 coming to 3000, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ? 3 मार्च को हमने परचेज किया 300। 3 मार्च को हमने इशू किए 300 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 7.5 विच कम्स टू 2250, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 100 एट द रेट ऑफ 7.5 विच इज 750, ठीक है। इसके बाद 5 मार्च को हमने खरीदा 600 यूनिट्स, वापस में 600 एट द रेट ऑफ 8, तो 600 एट द रेट ऑफ 8 इज 8 6 48। अब मैंने आपको जैसे बताया था हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को ऐड करेंगे। 100 प्लस 600 इज 700, अमाउंट्स ऐड करेंगे 4800 प्लस 750
आ जाएगा 5550। तो अब आपकी रेट कितनी आएगी, 5550 डिवाइड बाय 700, 5550 डिवाइड बाय 700 इक्वल टू 7.92 कुछ आ रहा है, 7.93 लिख देते हैं, 7.93 राउंड ऑफ करके, ठीक है। चलिए 5 मार्च के बाद क्या हुआ, 10 मार्च को फिर इशू हुए 500 यूनिट्स। तो 10 मार्च को इशू हुए 500 यूनिट्स एट दिस रेट ऑफ 7.93। सो 500 इंटू 7.93 इक्वल्स टू 3965। तो अब आपके पास 200 यूनिट्स बचे हुए हैं, रेट तो वही 7.93 और आप करोगे 5550 माइनस 3965 विच गिव्स यू 1585 राउंड फिगर, ठीक है। देन 10 मार्च के बाद क्या हुआ, 10 मार्च के बाद 15 मार्च को फिर परचेज किया 500 इंटू 9, 500 इंटू 9। तो बेसिकली वेटेड एवरेज में ना परचेज के टाइम पे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और लीफो और फीफो में रिसीट्स इश्यूज के टाइम पे रिसीट नहीं इशू के टाइम पे आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब वापस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना, 500 प्लस 200 700, जिसकी टोटल वैल्यू है 1585 प्लस 4500 विच गिव्स यू 6085 एंड आपका रेट कितना आएगा डिवाइड बाय 700, 6085 डिवाइड बाय 700 इट विल कम टू 8.69। तो मैं 8.7 ही लिख देती हूँ इसको, ओके 8.70 ही कर देते हैं। देन 15 मार्च के बाद क्या हुआ, 17 मार्च को 400, 17 मार्च 400 हमने इशू किया, राइट। तो 400 इशू एट द रेट ऑफ 8.7, 400 इंटू 8.7 गिव्स मी 3480। तो अब मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, 700 माइनस 400 विच इज 300 और 6085 माइनस 3480 2605 और रेट तो वही है 8.7, ओके। देन 17 मार्च के बाद आई थिंक 25 मार्च को खरीदा 400 इंटू 8.5, 25 मार्च 400 इंटू 8.5 3400। तो अब वापस 400 प्लस 300 गिव्स यू 700, 3400 प्लस 2065 सॉरी 2605 गिव्स यू 600005 डिवाइड 6005 डिवाइड बाय 700 इक्वल टू 8.578। तो मतलब 8.58 कर देते हैं, ठीक है। अब 25 मार्च के बाद नेक्स्ट आया 26 मार्च को 500 यूनिट्स इशू हुए, 26 मार्च को। सो 26 मार्च को 500 इशू हो रहे हैं, 500 एट द रेट ऑफ 8.58। You get 4290 and you have a stock of 200 units pending at the rate of 8.58 which is 6005 minus 4290 comes to 1715। लाइक आई एम टेलिंग अमाउंट से 1-2 रुपए कम ज्यादा आएंगे, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है। बट आपको एटलीस्ट ये सेकंड क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद वेटेड एवरेज मेथड भी कैसे करना है आ गया होगा। डेलिबरेटली मैंने नोट्स के क्वेश्चन किए, अगर मॉड्यूल के इजी होंगे वी विल ऑब्वियसली गो थ्रू मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट, बट कुछ जो इजी क्वेश्चन होंगे अब उसमें सोल्यूशन भी है, वो आप अपने मन से ट्राई कर सकते हो, देख लेते हैं अगर मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिखता है तो। बट अभी नहीं, क्योंकि इसके बाद मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है, देन ओनली वील गो ऑन टू द मॉड्यूल। अच्छा 26 मार्च के बाद क्या हुआ, 30 मार्च को फिर खरीदा 300 इंटू 9.5, 300 इंटू 9.5 2850। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 300 प्लस 200 इज 500, अमाउंट इज 2850 प्लस 1715 विच इज 4565 एंड 4565 डिवाइड बाय 500 यू गेट एज 9.13, ओके। एंड 31 मार्च की जब मैं बात करती हूँ तो कितने इशू हुए, 200 यूनिट्स इशू हुए। तो 31 मार्च को 200 एंड एट द रेट ऑफ 9.13 1826। तो हमारे पास बैलेंस बचे 300 यूनिट्स 9.13 के रेट पे एंड अमाउंट वुड बी माइनस 4565 आई कैन डू 2739 राउंड, मतलब राउंडेड ऑफ, ये हमारा आया फाइनल आंसर 2739। तो आप देखेंगे फीफो से आया था 2850,
लीफो से आया था 2500 और वेटेड एवरेज समवेयर इन बिटवीन 2739. ओके, दिस वॉज हाउ टू सॉल्व फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज क्वेश्चंस. इट डज नॉट एंड हियर. मेन कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और फिर आपको समझेगा कि ये हम अभी तक कर क्या रहे थे. फीफो लीफो वेटेड एवरेज से हमने क्या किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से समझ जाएगा. टिल देन अब आज जो मैंने बताया है कि फीफो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करता है, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे से प्रॉफिट कैसे अफेक्ट होता है, वो सबको आप नेक्स्ट वीडियो के पहले रिवाइज करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर.